सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का बूस्टर रिवीजन। यानी ऑर्गेनिक का बूस्टर रिवीजन में मैं 2 वॉल्यूम लूंगा और दोनों वॉल्यूम में आपकी ऑर्गेनिक जबरदस्त रिवाइज करा दूंगा। यानी टीजीटी में वॉल्यूम नंबर 1 आप इसे बोल सकते हो। अगर आप इसे वॉल्यूम नंबर 1 बोलना चाहते हो तो वॉल्यूम नंबर 1 बोल करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर, यानी कि 2 वॉल्यूम में मैं शेड्यूल्ड लूंगा। इसको ऐसा करता हूं, इसको मैं वॉल्यूम 1 नाम यहां पर दे देता हूं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं जानता हूं कि ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी पीजीटी एग्जामिनेशन और टीजीटी के लिए भी। तो मेनली तो मैं ये टीजीटी के लिए बना रहा हूं, लेकिन आप इसे पीजीटी में भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका जबरदस्त स्लॉट ये माना जाए। तो सभी साथियों को हमारा नमस्कार। बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए उस समय जिस समय हम लोग एग्जामिनेशन टाइम पर होते हैं। यानी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम ये कहें आपसे कि कार्बन, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन से चलती है, तो यहां पर मैं कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता हूं। और आप जानते हैं कि कार्बन का सबसे पहला मेंबर ही मीथेन पढ़ा जाता है, और जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और एंगल आपको सब पता है। एंगल 109.5 डिग्री का और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। शेप की बात करते हैं तो हम लोग टेट्राहेड्रल शेप इसकी लिखते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी जानकारी है, तो ऐसा आपका मानना है। इससे पहले वाली भी पीडीएफ थोड़ी सी रप्चर हो गई थी, लेकिन ये पीडीएफ मैं कंटिन्यू करके आपको दूंगा और बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके साथ ये शेयर होगी आज की। देखिए, सबसे पहले तो आप जरूर याद रखिए, जब कार्बन की बात आती है तो यहां पर ये नोट करना चाहिए कि आइसोमेरिज्म जैसा कंसेप्ट जरूर याद रखें। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा आइसोमेरिज्म इन एल्केन। अगर हम लोग आइसोमेरिज्म इन एल्केन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन टीजीटी में 100% आना है, निश्चित आना है। यानी इस पर मैं 100% लिखे दे रहा हूं और आपके एग्जाम में ये मिलेगी भी, ये भी निश्चित है। यहां से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो आप सिंपल, मैंने ट्रिकी कंसेप्ट भी अपने चैनल पर डाल रखे कि कैसे आप पता करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म जो है वो आप जब देखेंगे तो खासकर मेनली आप C4H10 में कितने आइसोमर बनेंगे, C5H12 में कितने आइसोमर बनेंगे, C6H14 में कितने आइसोमर्स बनेंगे, आपको पता होगा कि मैंने इसका कंसेप्ट और फार्मूला वो आपको उसी वीडियो से मिल पाएगा। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो 7, है ना, यानी कि C7 अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर C16 आ जाएगा, और C8 पर चलते हैं तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। इस तरीके के इनके कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसकी पूरी शेड्यूल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। फिलहाल मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आपको ये आइसोमर्स याद रहने चाहिए। जैसे अगर मैं C4H10 की बात करता हूं तो यहाँ पर केवल 2 आइसोमर्स बनते हैं। C5H12 की बात करता हूं, यहाँ 3 बनते हैं, यहाँ पर 5 बनते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ 18 आइसोमर्स बनेंगे। यानी कि अगर C7 और H16 में देखते हैं तो यहाँ पर कितने आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पर 18 नहीं बन पाएंगे, 9 बनेंगे। यहाँ पर 9 आइसोमर्स बनेंगे, ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जंप कर जाते हैं, और अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर जंपिंग होगी यानी सीधे 18 आइसोमर्स बनेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और जबकि C10H22 की अगर मैं बात करता हूं तो 75 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने ट्रिकी कंसेप्ट की वीडियोस में बताया हुआ है, आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये स्लॉट हमने इस तरीके से खींचा, बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लेते हैं नंबरिंग डाल देते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। ए यहां डाल लेते हैं, बी यहां पर डाल लेते हैं, सी यहां पर डाल लेते हैं, और ABC, डी यहां पर डाल लें, ई यहां पर डाल लें, एफ यहां पर डालें, जी यहां पर डालें और एच यहां पर डालें। कौन सा कार्बन
कौन सी डिग्री का होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो मैं लाइन से काम कर देता हूं, यहां पर आपको A लिख देता हूं, यहाँ B लिख देता हूं, यहाँ C लिख देता हूं, यहाँ D, यहाँ E और यहाँ पर मैं F लिख देता हूं, है ना। बहुत ही शेड्यूल्ड वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो A और B है ये दोनों आपके 1 डिग्री के हैं, दोनों को आप 1 डिग्री देख लीजिएगा। C वाले पर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 एल्काइल ग्रुप, बाकी एक हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये 3 डिग्री का हो जाता है। अगर डी वाले को देखोगे तो डी वाले वो किनारे पर, जो किनारे पे वो सब 1 डिग्री ही होंगे, तो डी वाला भी 1 डिग्री हो जाता है। और ई वाले को देखोगे तो ई वाला फिर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेट्रा, क्योंकि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो ये 4 डिग्री भी बोला जाता है, टेट्रा भी बोला जाता है। बाकी साइड वाले जितने भी हैं, एफ जो है वो आपका 1 डिग्री ही होगा, और जी और एच 1 डिग्री होगा। जी आपको पता होना चाहिए 2 डिग्री हो जाएगा, तो जी आपका 2 डिग्री हो गया और एच आपका हो गया फिर वही 1 डिग्री। साइड वाले जितने भी होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस में चल रहे हैं और आप मेरा थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन चल रहा है तो इसे मिटा लीजिए। इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ध्यान दीजिए, स्टैगर्ड मतलब अपोजिट चलेगा। जैसे ये यहाँ पर दोनों बाइफर्केशन के सामने आएगा, इसके आगे गैप नहीं आना चाहिए, इसे हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर एच लगा लें, यहाँ पर एच लगा लेते हैं, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड। तो STAGGERED स्टैगर्ड फॉर्म बोली जाती है। और यहीं पर अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूं, आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ एच लगा लीजिए, यहाँ पर भी एच और एक खड़ा एच ऐसे लगा दीजिए, इसको भी एच ऐसे लगा दीजिए, दोनों नीचे सामने से एच लगा दीजिए। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इसे हम लोग इक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। और इक्लिप्स्ड मतलब है जो आपका ओवरलैपिंग कर जाए, और जो ओवरलैपिंग ना करे वो स्टैगर्ड कहलाया जाए। इसी तरीके से अगर इन दोनों को अगर आप जो है वो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जो कहलाते हैं ये सॉहॉर्स स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग बोलेंगे सॉहॉर्स स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉहॉर्स स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का अगर हम बनाना चाहें स्टैगर्ड, तो आप न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कल बना लीजिए। एक दूसरे को ओवरलैपिंग आपको नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से दिखाएंगे आप, तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर भी H। स्टैगर्ड में ओवरलैपिंग संभव नहीं है, तो यहाँ हम लोग ये स्टैगर्ड बना देते हैं। ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला का डिनोशन माना जाता है। यही अगर इक्लिप्स बनानी पड़े हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इक्लिप्स हम जो बना रहे थे स्ट्रक्चर एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। मतलब यहाँ पर H लगा लेंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इसके डॉट डॉट में बैक साइड में दिखाना पड़ेगा हमें। जब हम लोग बैक साइड में दिखाएंगे तो ये वाला H यहाँ दिखाएंगे और ये वाला H यहाँ दिखाएंगे। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है आज की। तो अब आप देख चुके हैं ये स्टैगर्ड है, इसको आप क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड बोलेंगे। ये स्टैगर्ड हो गया, और ये वाली आपकी इक्लिप्स्ड हो जाती है। तो जबरदस्त वीडियो, जरूर शेयर करिए दोस्तों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी का जबरदस्त पॉइंट इस चैनल पर चल रहा है और पीजीटी का हमारा गोल्डन कलर का। यहाँ एक बात जरूर ध्यान देनी है, स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और स्टेबिलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा, मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर एंटी फॉर्म होता है। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एंटी है। फिर उसके बाद आपका गॉची हो जाता है, इंपॉर्टेंट गॉची हो गया। गॉची के बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड हो जाता है। अगर नहीं दिया तो मत लिखना, नहीं तो आप पार्शियली इक्लिप्स्ड आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्लिप्स्ड आप लिख लीजिएगा। इसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड, बिल्कुल सबसे कम बेचारा फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक, ये याद रखना, ये स्टेबिलिटी का जबरदस्त ऑर्डर है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, फिर गॉची, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको आप याद रखेंगे। एनर्जी का डायग्रामेटिकली आप अपना डिटेल स्टडी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है ये बता दिया कि किस तरीके से समझना चाहिए आपको। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आपको टॉर्सनल स्ट्रेन की जानकारी भी रहनी चाहिए कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन, ये टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल पर लगने वाला वो खिंचाव है, वो हमारा फोर्स है, जो टेंशन बोल सकते हैं कि जो रिपल्सन इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उसको क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, स्टेबिलिटी कंफर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूर भगाने का जो काम करता है, और इसमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग एल्केन में चल लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमनली कभी कभी हल्का फुल्का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इसको अगर हम बोले तो एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है वो मीथेन गैस है, जिसे आप लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हो, मार्स गैस के नाम से भी जानते हो। दूसरी गैस आपकी ईथेन गैस है ना, इसको ईथेन गैस बोलते हैं, और ऊपर वाली को आपको पता था कि मीथेन गैस बोलते थे, तो ये मैंने मीथेन लूली लंगड़ी गैस लिख दी है, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो एक तो लैब प्रिपरेशन में कैसे बनाते हैं वो मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो सभी को जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बना लेंगे। इसे बनाने के लिए आपको सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट की जरूरत पड़ती है, और साथ में जरूरत पड़ता है सोडा लाइम। सोडा लाइम का कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो सोडा लाइम का फार्मूला इनबॉक्स के कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी तैयारी का भी हमें आइडिया लगेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो सेवेटियर सेंडरन्स रिएक्शन बोली जाती है, तो सेवेटियर भी बहुत पूछी जाती है, तो सेवेटियर सेंडरन्स रिएक्शन भी इसको बोली जाती है। तो सेवेटियर सेंडरन्स रिएक्शन बहुत जरूरी इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर जो आपका एल्काइंस होते हैं, मतलब अगर एल्काइंस को मैं ले लेता हूं तो एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन अगर मैं करा दूं यहाँ पर और कैटलिस्ट यूज कर दूं, अब डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा, और यहाँ पर निकल कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, हीट करोगे तो डायरेक्ट आपका यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाता है, ये सेंडरन्स रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो इस रिएक्शन को जरूर याद रखना, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वुड्स रिएक्शन भी आपके जुबान पर रटी रहनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक माना जाता है। वुड्स रिएक्शन से खास बात होती है कि इवन कार्बन नंबर वाले कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स बनाए जाते हैं, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। इससे चाहे जैसे भी बनाओ ऑड नंबर नहीं बना पाएंगे आप, ये बात याद रखना। यानी कि 2Na लिया, यहाँ पर आपने RX लिया, और इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सूखा ईथर डालिए, ड्राई ईथर जैसे ही डालेंगे तो R सिंगल बॉन्ड R बनेगा और निकलेगा 2NaX। ये रिएक्शन भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर हम लोग RX ले लेते हैं और साथ में सोडियम की प्रिपरेशन और यहाँ पर R-X लगा लेते हैं तो मतलब सभी बनेंगे, R भी बनेगा, R भी बनेगा, ठीक है, और साथ में R भी बनेगा। इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, सेपरेशन इनका डिफिकल्ट है, इसी वजह से हम लोग सेपरेशन इनका डिफिकल्ट होने के कारण जो है हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। इसके बाद एक कोरे हाउस रिएक्शन का भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, इसमें कोरे हाउस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताइए इसमें मैकेनिज्म कौन सी चलती है, तो अधिकतर जो मैकेनिज्म आपको मिलेगी वो मैकेनिज्म है आपकी, जान लीजिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर चलती है। कौन सी मैकेनिज्म चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, धुआंधार मैकेनिज्म चलेगी यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज की, और आपको ये वीडियो सिलेक्शन तक ले जाएगी, निश्चित बता रहा हूँ, सिलेक्शन तक ले जाएगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोरे हाउस में कुछ नहीं करना है, कोरे हाउस रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कोरे हाउस रिएक्शन।
अगर कोरे हाउस रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इसमें होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो यहाँ पर एल्काइल लिथियम लिया जाता है और एल्काइल लिथियम यानी कि 2RLi, एल्काइल लिथियम लीजिए 2RLi, इसकी रिएक्शन करा दीजिए CuI से। तो जैसे CuI से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, ठीक है, R2Cu और Li बन जाएगा और एक Li और I यहाँ पर निकल जाता है, एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर लिथियम ने रिप्लेस कर दिया है। अब दूसरा ये जो हमने R2Cu और Li लिया है इसकी रिएक्शन R' से करा दीजिए, तो यहाँ आप देख रहे होंगे RR ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यू नो वेरी वेल कोरे हाउस रिएक्शन। इसको हम लोग कोरे हाउस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत ही बेहतर रिएक्शन, बाकी रिएक्शन सब कॉमन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट बात चल रही है, यहाँ पर पूरा पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें ध्यान देना है ब्रांचिंग पर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ब्रांचिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही ब्रांचिंग मोर होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, लेस BP आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि शेप इसकी स्फेरिकल हो जाती है, इस वजह से ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, आप नोट करिएगा इस कंपाउंड को, इसके अंदर आपको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये चेन आपको इवन कार्बन की दिखेगी, यानी इवन कार्बन है। और यहीं पर मैं ऐसी चेन ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड नंबर कार्बन हो गया, ऑड कार्बन कंटेनिंग वाली चेन होगी। अगर इवन कार्बन और ऑड नंबर कार्बन है तो आपको नोटिस करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इवन नंबर कार्बन कंटेन का ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू ऑड। ऑड में तो ये इवन का सिमेट्रिकल होगा, और जब सिमेट्रिकल होगा तो इसका मतलब है जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनेगा। और यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल की बात होगी, वीक क्रिस्टल बनेगा, यहाँ पर वीक क्रिस्टल बनेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वीक क्रिस्टल बनेगा। तो यानी कि लेस एनर्जी चाहिए, यहाँ मोर एनर्जी, तो मोर यहाँ पर ध्यान देना, मोर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर लेस मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। याद करने की बहुत ही सुपर ट्रिक, जो आपको ऊपर की तरफ मुंह करते हुए दिखाई दे वो कमजोर होंगे, जो अपोजिट मुंह बैठे हैं वो स्ट्रांग होंगे, इस बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी बात है। तो इस तरीके की रिएक्शंस आप जरूर याद रखिएगा। किसमें याद रखेंगे आप? एल्केन्स। इसी तरीके से हम लोग आगे आपको कंटिन्यू करते हैं कि अगर हम लोग हेलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हेलोजिनेशन में आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है और उसके बाद हमारा आयोडीन होता है। तो हेलोजिनेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन का ही माना जाता है, लेकिन हमें क्लोरीनेशन पर ध्यान देना है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है, और आयोडीनेशन जो होता है ये थोड़ा वीक होता है। तो ये ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप इस चीज को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पर जरूर ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन पर ध्यान देना और पायरोलिसिस और एरोमेटाइजेशन पर। तो एक तो एरोमेटाइजेशन जरूर पढ़ लेना, एरोमेटाइजेशन पढ़ लेना, इसके अंदर एरोमेटाइजेशन, और एक वर्ड आपका है पायरोलिसिस, इसको आप जरूर पढ़ लेना, पायरोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज पढ़िएगा इसमें, मतलब बहुत ज्यादा। और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी हाँ जरूर ध्यान देना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इनके रिएक्शंस बहुत नॉर्मल है, आप लोग पढ़ते पढ़ाते इसलिए इस पर बहुत डिस्कशन मेरा जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्कीन की बात कर लेते हैं तो एल्कीन पर चल रहे हैं, और एल्कीन में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता चल रहा हूं, बाकी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उद्देश्य बैच में जाकर के भी पढ़ सकते हैं। इसमें खासकर होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह
एडिशन रिएक्शन, इससे पहले एल्केन सब्स्टिट्यूशन थे, ये वाले रिएक्शन जितने भी शो करेंगे वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी कंडीशन बन जाती है। कौन सी आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल में आपने नोटिस किया होगा कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये सिस फॉर्म बन जाती है। और इसी तरीके से सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में चले गए तो फिर आपकी ये ट्रांसफॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म लिख लेता हूँ। बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एल्कीन अगर आइसोमेराइज होते हैं तो एक खास बात और भी होती है एल्कीन में, यहाँ CH3 लिया, यहाँ CH लिया और मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, ये CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, और इसमें देखें तो ये इसके साथ आइसोमर बना सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग ब्यूटेन में देखते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये हमारा ब्यूटीन वाला है तो यहाँ साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है। ये बात आप नोट कर लेना। और इसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो फिर एक टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही ये काउंट की जाती है, ये बात। और खासकर ईजेड सिस्टम अगर पढ़ना है तो ईजेड और RS सिस्टम में तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल की बात चल रही है। तो ईजेड सिस्टम के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। ईजेड सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है, ई का मतलब एंटी गीगन है और जेड का मतलब है जूसामैन, यानी कि आपको इससे पढ़ना, इसे हम लोग जो है वो इनगोल्ड प्रीलॉग जो है वो नोटेशन भी बोलते हैं, इस बात का नाम ध्यान देना। PI, ठीक है, PI रूल भी बोला जाता है, इसको PI रूल के नाम से जाना भी जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग PI रूल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर जा करके PI रूल पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ईजेड सिस्टम क्या होता है। तो ईजेड फिलहाल आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बेटा इसमें आपकी हो जाती है, एक तो डिहाइड्रेशन और एक हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को भी पढ़ना है और हाइड्रेशन को भी पढ़ना है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन में वाटर का एडिशन करोगे, यहाँ रिमूव करोगे, दोनों प्रोटॉन से ही चलती है रिएक्शन, दोनों प्रोटॉन से ही रन करती हैं, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, एक डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी देखना पड़ेगी आपको, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी आपको देखनी पड़ेगी। और ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन में काउंट होती है, बीटा एलिमिनेशन में काउंट होती है, ठीक है। इसी के आगे हम नेक्स्ट वॉल्यूम कंटिन्यू करेंगे, इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और देन वी विल कंटिन्यू एल्काइन, और फिर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक का जबरदस्त GOC का भी डोज। तो रहिए हमारे साथ, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम आगे बढ़ेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, TGT की सुपर पावर। थैंक यू, गुड नाइट।